So, hi guys, welcome to the second episode of our political series. And again, हमारे साथ वही सेम दो गेस्ट हैं, प्रमित दा Thank you. एंड ओनोमित्रो दा. Thank you. हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? चल रहे बहुत बढ़िया चल रहे हो ना? एंड अभी अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बात हो रहा है, वो है यूएस इलेक्शंस. तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक भी है इलेक्शंस. ठीक है, तो पहला तो भाई मुझे लगता है कि इस वाले भी इलेक्शंस में जो इंडिया में हो रहा वही हुआ. हाँ. एग्जिट पोल्स गलत हुआ. बिल्कुल बोल रहा था दोनों पार्टीज इक्वली जीत सकते हैं, बट क्लीन स्वीप टाइप हुआ. राइट, बिल्कुल. एग्जिट पोल हटा देना चाहिए. वो कोई काम का ही नहीं है, बिना मतलब लोगों को टेंशन दे देते हैं. एक्चुअली ज्यादातर एग्जिट पोल तो कमला हैरिस को जीतना दिखा. हाँ वही. हर जगह उल्टा ही हुआ ना. हाँ. आपको वो पता है ना, वहाँ पे सट्टा भी लग रहा था कौन जीतेगा. और सुबह तक सट्टा लग रहा था कि आई गेस 93% या कुछ बहुत मेजॉरिटी वाज लाइक कि. एंड देन आई थिंक कांग्रेस इंडिया में नहीं, हर कहीं नहीं परफॉर्म कर पा रहा. कहीं पे नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या चाहते थे, लाइक फॉर एज अ इंडियन सिटीजन कौन जीते? देखो, अभी सेल्फिश होना चाहिए क्योंकि मैं एक कॉमिक हूँ. हाँ. और डोनाल्ड ट्रम्प जीता है. हाँ. तो मज़ा तो बहुत आएगा. और वैसे भी मतलब मुझे कमला हैरिस से ज़्यादा भरोसा डोनाल्ड ट्रम्प पे है. इसका रीज़न? इसका रीज़न ये है कि डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वहाँ का, वो बहुत ज़्यादा वोक टाइप का है. मतलब मेरे पास है इसके ऊपर, वेलकम. एंड आप किसे सपोर्ट कर रहे थे? ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रम्प. क्योंकि इंडिया का हालत जिस तरीके से हो चुका है, डोनाल्ड ट्रम्प खाली मैं नहीं, पूरा बीजेपी, मतलब पहले बार शायद सौरभ आपके ब्रॉडकास्ट में बताना चाहता हूँ, कमला हैरिस को हराने में कमल का बहुत बड़ा हाथ रहा. वो अलग बात है कि कमला पसंद इस बार यूएसए में किसी को पसंद नहीं आया. और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश जिस तरीक़ा से और पाकिस्तान एंड अदर नेशन इंडिया को ग्रैब करने के लिए तैयार था, उस हिसाब से एज एन इंडियन ऑब्वियसली एवरी सिटीजन वांट कि डोनाल्ड ट्रम्प आए. ग्रैब करने का मतलब व्हाट? चारों तरफ से. ओह अच्छा. लाइक बांग्लादेश बन चुका है प्रो पाकिस्तान. मोहम्मद यूनिस जो बाइडेन के साथ घूम रहे थे, सार्क में एंट्री डालने की कोशिश कर रहे थे. और आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही एक नया कंट्री बनने के लिए तैयार हो रहा था धीरे धीरे, जो म्यांमार, बांग्लादेश एंड मिजोरम तीनों के पार्ट से डिवाइड हो गया. और बोल कौन रहा है? मिजोरम के चीफ मिनिस्टर. कैथोलिक कंट्री, दे डिमांड कुकी जो जाति है, जू और कुकी, उसके लिए अलग सा. सोचिए, इंडिया में ही वो जो कहते हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसके ऊपर पूरा दाव लग गया था. और वो चाह रहे थे कि तीनों मिलकर, मोहम्मद यूनिस का बहुत बड़ा हाथ था इस पे. तो जैसे ही ये पलट गया ना, तो जयशंकर से लेके अमित शाह से लेके हर लोग, आप ट्वीट देखोगे, अलग ही ट्वीट है कि दे आर वेरी मच हैप्पी. एक तरीके से तो हुआ कि एलोन मस्क का रास्ता क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, फिर भी गाड़ी बनाएंगे. मोदी जी को तो ये मानना पड़ेगा अभी. हाँ. और आई गेस एलोन मस्क ने सिंगल हैंडेडली कितना कंट्रीब्यूट. नहीं, वैसे भी मतलब और यूएस इलेक्शन का जो रूल्स है, वो ऐसा है ना कि वहाँ पे आप ओपनली लॉबिंग कर सकते हो. आप ओपनली एंडोर्स कर सकते हो. जैसे इस तरफ में एंडोर्स किया था आपका एलोन मस्क ने, उस तरफ से एंडोर्समेंट मिला था टेलर स्विफ्ट का, और बहुत सारे का. वो मीम्स देखा है जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज का नाम है कि गाइज आज के दिन फ्लाइट मत बुक करो. वो लोग बोले थे यूएस लीव करने वाले, इनको जाने दो. बिल्कुल. और एक बात और भी है कि अभी ना बांग्लादेश का गवर्नमेंट थोड़ा प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा कि जो मोहम्मद यूनुस है ना, ये बहुत ही एंटी ट्रम्प थे. और जो 16 का इलेक्शन था, उससे पहले वो मतलब ओपनली कहते कि मैंने बहुत सारा पैसा लगाया है ट्रम्प के अगेंस्ट में.
ओके और ट्रम्प वो जो इलेक्शन, और ट्रम्प भूला नहीं था वो ट्रम्प वो इलेक्शन के बाद ऐसा पब्लिकली आके बोले कहाँ बोले व्हेट इज दैट बांग्लादेशी माइक्रो फाइनेंस गाय। ट्रम्प कुछ भूलता नहीं है, ट्रम्प कुछ नहीं भूलता नहीं है। और इस बार सबको पता था कि टाई होने वाला है या तो फिर ये होने वाला है। ट्रम्प को जिताया इंडो अमेरिकन वोट एंड जूइज वोट, अमेरिकन जूइज वोट। ये काफी ट्रम्प को, इसीलिए उसका अगर जीतने के बाद आप स्पीच देखोगे ना, हाँ। जो हिंदू माइनॉरिटी का बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, उसने वही चीज बता दिया ऑलरेडी कि आई विल एश्योर कि बांग्लादेश में जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, ओके, एक स्टेबल गवर्नमेंट बने। और भी बात है कि एक तो देखो बांग्लादेश का पूरा नैरेटिव बदल गया है, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट से पहले ट्रम्प ने जो बांग्लादेश के बारे में पोस्ट किया था, हाँ, उसको लेके बांग्लादेश के गवर्नमेंट में बहुत बुरा रिएक्शन आया था। और गवर्नमेंट से बोला गया था कि उनको कोई हक नहीं बनता हमारे बारे में ये सब बोलने का। और जब भी वो जीता है तो पहला जो आता है कि हमको चाहिए कि यूएस गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करे, जो इंटरमीडिएट गवर्नमेंट है। सपोर्ट तो इस तरीके और बहुत नरम हो गया है, मतलब वो बोलता है ना सुर नरम हो जाना, कि आप किसी पे चिल्ला रहे थे और फिर बोलते हो कि हाँ ठीक है वो भी अच्छा है। तो ये वाला एक और चीज़, लाइक आप बोले कि इंडो इंडियंस वोट्स बहुत सारे, बट कुछ दिन पहले, लाइक कुछ टाइम पहले तो मैं मीम्स में ये देखता था जब कमला हैरिस वाज द वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल, कि इंडियन है वहाँ पे, इंडियन है वहाँ पे। नहीं, वो लॉजिक काम नहीं वो किया। हैरिस कितनी इंडियन है, दैट इज माय क्वेश्चन। यस, हैरिस वो थोड़ा सा इंडियन तो है, देखने में भी नहीं लगती है भाई। नहीं, मतलब उनका जो बैकग्राउंड है, वो उनका पिताजी जमाइका से थे और उनका माताजी इंडियन डिसेंट के थे। लेकिन उनका जो पॉलिसीज है उससे ज्यादातर इंडियंस कनेक्ट नहीं किए। और इससे बड़ी बात ये भी है कि सब लोगों को लगा था कि जो ब्लैक अमेरिकन्स का, जो कलर्ड अमेरिकन्स जिनको कहते हैं, हाँ। उनका सारा वोट कमला हैरिस को ही जाएगा। लेकिन सर्वेज ने बोला है कि एटलीस्ट 45% जो कलर्ड अमेरिकन्स है, लैटिन अमेरिकन्स है, हाँ, वो सारे ने वोट किया है ट्रम्प को, 45%। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर गेन हुआ है। और मतलब अमेरिकन इलेक्शन में क्या होता है, अगर आपको एक स्टेट मिल गया है, हाँ, मतलब स्टेट में ज्यादा सीट्स मिल गया है, तो वो पूरा स्टेट का सारा सीट आपको ही मिलेगा, राइट, लाइक पेंसिल्वेनिया। तो पूरा जो स्विंग स्टेट्स का जो कहानी होता है, हाँ, सारा ट्रम्प को गया, तो वो पूरा ट्रम्प को चला गया, राइट। क्योंकि वहां पे तो आपको पता होगा एक स्विंग स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि हाँ, जो किसी भी पार्टी को वो 7 स्टेट ही चेंज होते हैं, बाकी जो है वो पूरा हिस्टोरिकली फिक्स्ड है कि 200 साल से वहां पे सिर्फ डेमोक्रेट जीतता है, नहीं तो रिपब्लिकन जीतता है। मेरे पास एक पोस्ट है, आप एक बार चेक कीजिए। ओके, मैंने भेजा है, लास्ट वाला। आपको ये मीम इसके बारे में पता है ना, कमला हैरिस ने शायद ट्रम्प के सपोर्टर्स को ट्रैश बोल दिया था। हाँ, तो फिर पता है, सही है, वहाँ पे एटलीस्ट वो लोग थोड़ा तो फन एलिमेंट्स डाल रहे हैं, राइट। हाँ। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मोदी कोई मस्त जोक मार देना। हाँ, वो जोक मार किसी पॉर्न स्टार के साथ। हाँ, और वो भी पॉर्न स्टार बोल रहे कि ठीक है, पैसा दे के एक्सेप्ट नहीं करेगी भाई। यहाँ पे हिंदुओं के नहीं, यहाँ पे तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात ये भी है कि अमेरिका में जो इलेक्शन होता है ना, वहाँ पे सारे ही लोग थोड़ा कोशिश करते हैं यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि पॉडकास्ट, मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं कि पॉडकास्ट ने इस बार का पूरा, हाँ, वो कितने सारे पॉडकास्ट, जो रोगन वगैरह सब मेन में, सब में, और हैरिस किसी में नहीं गई। नहीं, वो बिल्कुल नहीं गई। और मजे की बात यह है कि जो पब्लिक डिबेट होता है ना, हाँ, उसमें हैरिस ने बहुत बुरी तरीके से लताड़ा था ट्रम्प को। मतलब पब्लिक डिबेट में ट्रम्प का पत्ता उतना नहीं चला था हैरिस के सामने। हाँ। तो उसी से वो एग्जिट पोल का हवा बना था, ओके, कि शायद लोग इनसे ज्यादा कनेक्ट करें। पर कितना अच्छा है, वहाँ पे डिबेट सब हो रहा है। यहाँ पे आई डोंट थिंक होता है। नहीं, यहाँ पे तो लट से डिबेट। वहाँ पे डिबेट मुंह से, और यहाँ पे लट्ठी से। नहीं, यहाँ पे डिबेट होता है, वो बीच में अर्नब बैठता है। अब आप उसको डिबेट मानोगे कि नहीं, वो आपका बात है। ओके,
सो बेसिकली फॉर इंडिया अगर हम मेजर आपको पता हो कुछ टाइम पहले, अभी तो शायद 1 वीक पहले ही ना 21 कंपनीज वगैरह पे सैंक्शन लगा था. एंड व्हाट वाज द रीजन, लाइक क्योंकि वो रसिया को शायद वो रीजन दिया गया, बट बेसिकली एक टाइप का थ्रेट टाइप था. यस, हाँ, इट्स अ थ्रेट. एंड ट्रम्प ने बताया कि रशिया के ऊपर जितने भी सैंक्शन है, हाँ, ही विल क्लियर आउट ऑल दोस थिंग्स Okay. धीरे धीरे टाइम के साथ. आई हैव अ मीम ऑन दिस, जस्ट चेक Okay. once. ये सही नहीं, क्योंकि इन दोनों मतलब पुतिन को तो अच्छा लग रहा है ना कि पुतिन को तो अच्छा लग रहा हाँ, है. क्योंकि वो बोले कि रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म करेंगे. नहीं, और वैसे भी ट्रम्प के साथ मतलब ट्रम्प तो नॉर्थ कोरिया में भी गया था विजिट करने के लिए. हाँ, सो ऑफिशियली वो लोग तो खुश होंगे ना. हाँ, रशिया इज वेरी हैप्पी. और ट्रम्प थोड़ा हद तक नेटो का मतलब डिफरेंस है, नेटो का जो मेंटालिटी है के थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है काफी. उससे नेटो का थोड़ा प्रॉब्लम है ट्रम्प को. ओके. क्योंकि उनको लग रहा है कि ट्रम्प जो अमेरिकन इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जा रहा है नेटो कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए. ऐसा वो पहले से ही बोल रहे हैं कि, और वो बोल रहे हैं कि हम पावर में आएंगे तो नेटो कंट्रीज का सपोर्ट थोड़ा बहुत कम करेंगे. और रशिया और भी जो कंट्रीज है उनके साथ. जयशंकर ने भी बोला था ना कि अमेरिका विल अल्टीमेटली टर्न लाइक आइसोलेट इटसेल्फ फ्रॉम अदर. हाँ. तो ये पूरा ये चेंज हो चुका है और कनाडा का वाट लग चुका है. आज जिस टाइम हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ देर पहले ही एलोन मस्क ने ट्वीट किया. हाँ, डायरेक्टली बताया, क्योंकि विद इन 11 मंथ कनाडा में इलेक्शन है. हाँ, उसने ट्रूडो के बारे में डायरेक्ट बताया कि ये हारेंगे. इंडिया के ऊपर जिन लोगों ने भी, क्योंकि आपको पता है कनाडा और इंडिया के बीच में परिस्थिति ठीक नहीं है, बिकॉज वो खालिस्तानी और कुछ हिंदू अटैक हो चुका है. एक हफ्ते में ही ये चीज हुआ है. हिंदू टेम्पल्स तो पे अटैक हुआ है. डायरेक्ट अमेरिका एलोन मस्क ने अभी कुछ देर पहले ही ट्वीट किया है. तो कनाडा का हालत खराब है, बांग्लादेश का हालत खराब हो चुका है. एंड आई थिंक कि अभी के टाइम पे सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस है. लाइक एलोन मस्क जैसे बंदा जो ट्विटर को ऐसे कंट्रोल कर रहा, उसने कितना नैरेटिव सेट किया. बहुत राइट. बहुत. अभी के टाइम में डोंट यू अग्री कि ये लोग जो हैं 2-3-4 लोग, दे हैव द लाइक मोस्ट पावरफुल. देखो पहले भी मतलब ऐसा माना जाता है, कोई प्रूव्ड फैक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में 5-6 आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं. हाँ, और ऐसा माना जाता है कि वही अमेरिका को चलाते हैं. हाँ, क्योंकि आप अगर हिस्टोरिकली देखें, अमेरिका का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है, जिसे डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं वो लोग, वो हमेशा या तो बोइंग या तो लॉकहीड मार्टिन या तो ऐसे ही कोई आर्म्स कंपनी से आएंगे, और उनका कोई पुराना ऑफिसर होगा रिटायर्ड, जो डिफेंस सेक्रेटरी बनता है अमेरिका का. ओके. और उनका जो इफेक्ट होता है वो अमेरिका के जो फाइनेंशियल पावर्स है, उसमें सबसे ज़्यादा होता है इन आर्म्स कंपनीज का. इसीलिए भी बहुत लोग मानते हैं कि अगर अमेरिका सारे दुनिया में वार ना करे तो अमेरिका का इकोनॉमी क्रैश हो सकता है. ओके. क्योंकि वो जो वार हो रहा है ना, वो जो वार हो रहा है, तो फिर ट्रम्प ये क्यों बोल रहा है कि मैं इकोनॉमी भी सुधार दूंगा, वॉर भी वो तो आप पब्लिकली यू कांट से. मतलब आप अगर हिस्टोरिकली देखें, अमेरिका के पास जितना आउटसाइड अमेरिका जितना डिफेंस आपका पोस्ट्स है, वो पूरे दुनिया में जितना ओवरसीज डिफेंस पोस्ट है उसका 80% है. ओके. मतलब अगर सारे दुनिया का सारा कंट्री उन सबका जितना ओवरसीज डिफेंस स्पॉट्स है, उसका पूरा का 80% अमेरिका का खुद का है. मतलब आपका वो अफगानिस्तान में भी वो है, यमन में भी उनका है, हर जगह पे वो है. और वो डायरेक्टली नहीं जाते हैं, वो कभी सऊदीज के साथ जाते हैं, कभी यूएई के साथ जाते हैं. जैसे मिडिल ईस्ट में भी ना बहुत सारा पावर स्ट्रगल हमेशा चलता है. हाँ, हमेशा. जैसे टर्की, यूएई, ईरान और सऊदी, ये 4 के बीच में हमेशा टसल होता है. और ये तीनों एक साथ ईरान को कभी कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि ईरान में थियोलॉजी है, थियोक्रेसी है. मतलब वो मानते हैं कि सबसे ऊपर कुरान है और कोई राजा या कुछ कुरान के ऊपर नहीं हो सकता है.
तो अरब वाले मानते हैं कि राजा हो सकता है। हाँ, तो मतलब और ईरान का logically पूरा, difference। और जो खुमैनी है ईरान के, जो ये पूरा थियोक्रेसी जो लाए थे खुमैनी, हाँ वो तो पहले बोल रहे थे कि हमारा प्लान है कि ये जो थियोक्रेसी का आइडिया हमने बनाया है ये हमको एक्सपोर्ट करना है और सारी इस्लामिक कंट्रीज। हाँ, बट आई थिंक ये थ्योरी तो थोड़ा अच्छा ही साउंड कर रहा है। साउंड अच्छा कर रहा है, लेकिन ईरान का प्रॉब्लम क्या है, जो कुछ साल पहले सऊदी का भी प्रॉब्लम था। एक आपको उदाहरण देते हैं, अभी सऊदी बहुत ओपन अप हो रहा है, हाँ, बहुत ओपन अप हो रहा हमें है, बियर मिलने लगा। बियर मिलने लगा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मोहम्मद बिन सलमान है, जो उनका क्राउन प्रिंस है, वो कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी को एक टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाना है, और तेल के ऊपर वो पूरा भरोसा नहीं रख सकते। हाँ। क्योंकि फ्यूचर में तेल का प्रॉब्लम हो गया। अब यही जो मोहम्मद बिन सलमान है, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन के तालिबान आज इतना पावरफुल है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो भी तालिबानाइजेशन हुआ है, जिसे सलाफिज्म कहते हैं, जो सुन्नी इस्लाम का पार्ट है, उसका दो मेन पार्ट है, एक है हनाफी सुन्नी और एक है सलाफी सुन्नी। और हनाफी वाले थोड़ा नरम है, सलाफी वाले वो आईएस वाले, आईएस वाले, ठीक है, अरे इनका एक्सट्रीम्स भी एक्सट्रीम और उनको सबसे ज्यादा पावर मिला था सऊदी से। ओके, अभी सऊदी उसी के मतलब उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, और सऊदी का मजे का बात यह है कि सऊदी को डर इसलिए लग रहा है कि अगर ईरान का थियोक्रेसी, हाँ, हमारे, क्योंकि सऊदी में भी मौलवीज पे अभी बहुत कदगने लगाई जा रही है, जो पहले नहीं थी। पहले आप सऊदी में हेट क्राइम्स वगैरह भी 2-3 हुए हैं पिछले 10-12 साल में, जो बिल्कुल बंद हो गया है। इवन के मोहम्मद बिन सलमान में मतलब उन्होंने ये पेश किया था ये प्रस्ताव कि मक्का मदीना में भी कोई लाउड स्पीकर नहीं होगा। वाह, वो तो वहाँ के योगी। तो उस पे बहुत प्रेशर आ गया, फिर वो हटा लिए कि मक्का मदीना में होगा, लेकिन पूरे देश में नहीं होगा। अभी पूरे सऊदी में सिर्फ मक्का और मदीना में ही लाउड स्पीकर में अजान दे सकते हैं आप। अब आप बोलो, आप क्या चाहते हो? देखिए, इंडिया में क्या हो? अमेरिका को चाहिए पैसा, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, आर्म्स डील करके हो या कुछ भी करके, डेवलपमेंट के नाम हो या कोई भी देश को आप कंट्रोल करने के नाम पे हो, उसको पैसे से मतलब है। इस पूरे जो 11th मंथ तक इलेक्शन कैंपेन हुआ, आपको एक चीज ध्यान देना है, डोनाल्ड ट्रंप पिछले टर्म में, मतलब 2017 वाला टर्म में बहुत अच्छा दोस्ती हुआ था इमरान खान के साथ। इमरान खान जेल में, फाइन, और एक बार भी ये पूरा प्रचार में सारे राष्ट्र नेता के बारे में उसने बताया, रिलेशनशिप के बारे में बताया, बट एक बार भी इमरान खान के नाम तक नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जो डीलिंग उस टाइम पे हुआ था, पैसा मिला ही नहीं। जो आर्म्स डीलिंग के बाद प्रमित ने किया, वो आर्म्स डीलिंग वहां पे भी हो चुका था। मतलब पाकिस्तान यूएस का वापस से थोड़ा पैसा ले लिया, और वैसे बहुत बहुत लिया है और लौटाया नहीं। तो वो गैप कर रहा है। और पाकिस्तान ने 2006 के बाद यूएस के साथ बहुत ज्यादा डबल गेम खेला है। चाइना और ये दोनों मतलब मिला वो के। चाइना से पैसे ले रहा है, वो यूएस से भी पैसे ले रहा है। वो यूएस से पैसे ले रहा है कि 2006 में जो वॉर ऑन टेररिज्म हुआ था ना, हाँ। मतलब उसके लिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पैसा आया। हाँ, लेकिन वो पैसा लेते हैं और फिर खुद ही जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है उसको छुपाया। इसका भी है ना, मतलब वो फिर वापस ले सकता है ना कि हम एंड कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली पूरा इंडिया लुकिंग फॉरवर्ड टू 1 सितंबर 2025। आपको ये डेट जानना है, 1 सितंबर 2025 डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आएंगे, क्योंकि इस बार क्वाड, QUAD, क्वाड भारत मुख्य देश है इसका। तो ये क्वाड इज बेसिकली क्वाड्रिलेटरली कंट्री जो मैप, वर्ल्ड मैप पे है। जापान का प्रस्ताव, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो, नहीं, ये अगर मैप देखोगे तो ऐसे ये होते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया, और कोई देश नहीं है इसमें। तो मतलब ये लोग अलायंसेस करने के लिए ऐसा मैथ्स पे खेल जा रहे हैं। हाँ, इंडिया पहले राजी नहीं था। फिर बाद में जापान ने इतना प्रेशर किया, कुछ समझाया, तो
आपको ये पता है ना कि हमारा जो पूरा अर्थ है वो थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। हाँ 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 तो अगर कुछ टाइम के बाद किसी एक कॉर्नर पे रसिया आ गया किसी एक पे चाइना आ गया तो नहीं देखिए, यूएसए एलोन मास्क अगर बात करें, जो मेन आज का टॉपिक है कि यूएसए एंड एलोन मास्क आप बोल ही सकते हो क्योंकि इज द मेन कंडारी इस इलेक्शन को जिताने में। हाँ। और इलेक्शन जीतने के बाद कितना पावरफुल, मतलब यूएसए के प्रेसिडेंट मतलब वन ऑफ द पावरफुल इंसान पूरा धरती में। हाँ। उसने एलोन मास्क का नाम लिया कि एलोन मास्क ने बहुत अच्छा काम किया मेरे इलेक्शन में। मगर इसके साथ काफी सारे क्वेश्चन राइज हो रहा है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, बिकॉज एलोन मास्क नाउ फोकसिंग, जो बैन लग गया था न्यूरालिंक के ऊपर उसको वो अभी ठीक कर देंगे। न्यूरालिंक पे बैन लगाया था। न्यूरालिंक पे पूरा WHO पूरा ग्रांट नहीं दिया था, पूरा परमिशन नहीं दिया था। और न्यूरालिंक के एक्सपेरिमेंट करते करते करीब डॉक्यूमेंटेशन है 2000 से 3000 एनिमल सेक्रीफाइस हो चुका है उनके खुद के लैब। स्टिल लेस देन द नंबर ऑन ईद। नहीं, वहां पे वो भी अलाउ नहीं है। और अगर एलोन मस्क जो चाह रहा है कि आप समझ लो न्यूरालिंक को ओपन कर दे, वो डिवाइस को ओपन कर दे, हाँ। तो समझ लीजिए आप वो डिवाइस बिठा लो यहाँ हाँ, पे, हाँ। और आप मेरे से बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके IQ और मेरा IQ में डिफरेंस आ जाएंगे। हाँ। दूसरी बात यह है कि वो पूरा कंट्रोल बाय टीम न्यूरालिंक, हाँ। ये भी एक है, इट्स लाइक सेम। तो ये जो पॉलिसी है ना एलोन मस्क का, अभी काफी भयंकर पॉलिसी ला रहा है। बट मुझे लग रहा है कि अभी तो ऐसा होता है ना कि हम कुछ बोलते हैं तो हमारे फोन में एड्स आने लगते हैं। न्यूरालिंक के बाद साला सोचने पे आने सोचेंगे और ऐड आ जाएंगे। हाँ, मतलब वही एलोन मस्क ने इसी महीने में जो रोबोट लॉन्च किया, इसका भी ट्वीट में उसने डाला था, फीमेल रोबोट, उसको किस किया जा सकता है, फील लाइक ओरिजिनल किसिंग। तो एलोन मस्क इस चक्कर में है, पैरेलल यूनिवर्स बनाने का चक्कर में है वो। हाँ, जहाँ पे हरियाणवी जाएंगे। नहीं, वो जो हम स्टार वॉर देखते थे ना, वो वैसा ही जो मतलब ड्रीमी हमारे दिमाग में थे, एलोन मस्क सब चीज को रियल लाइक मेटावर्स फेल हुआ। बट एलोन, लेकिन जोक्स असाइड, एक चीज जो ट्रम्प के आने से हो सकता है, एक अच्छा चीज वो ये है कि एक पुराना प्लान है जिसको I2U2 कहा जाता है। इंडिया, इजराइल, UAE और यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक बना था एक फोरम, लेकिन वो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं हुआ। तो वो कंटिन्यू हो सकता है, ये बहुत लोग आशा रख रहे हैं। और वो कंटिन्यू हुआ तो जो IMEC का प्लान बना था, जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसका प्लान और ज़्यादा जल्दी हो सकता है। ये ऐसे हुआ था कि इंडिया शिपिंग लिंक्स से कनेक्ट होगा आपका इजराइल के साथ और मिडिल ईस्ट के साथ। फिर मिडिल ईस्टर्न बहुत सारे कंट्रीज में इंडिया अपना रेलवे सिस्टम को एक्सपोर्ट करेगा और वहाँ पे रेलवे बनेगा और यूरोप के साथ डायरेक्ट। अभी बिगेस्ट चैलेंज फॉर डोनाल्ड ट्रम्प के लिए कि वहाँ पे इंडियन जॉब्स, हाँ, और USA ओरिजिन जॉब्स को वो कैसे डिवाइड, हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि माइग्रेशन देखना है। देखो, माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है, हाँ, खास करके अमेरिका और कनाडा में। राइट, ये बहुत नॉर्मल, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माइग्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अगर उनका प्रॉब्लम समझो, हाँ, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। जैसे अमेरिका और कनाडा में वॉलमार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब वॉलमार्ट्स में जो लोग काम करते हैं ना, तो हाँ, पहले ये होता था कि वहाँ पे प्रमोट किया जाता है कि बच्चे को बचपन से सेल्फ सफिशिएंट बनना है। तो आप जब 10th या 12th में पढ़ते हो, तब आप अपने समर वेकेशन में वॉलमार्ट वगैरह में काम करते हो, थोड़ा बहुत जो पैसा आपको मिल जाता है वो आपका, हाँ, मतलब पॉकेट मनी बनता है। अभी वहाँ पे अधेड़ उम्र के पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी लोग काम कर रहे हैं। और ये बहुत दिनों से हो रहा है। जैसे खास करके जो छोटे जो मैनुअल लेबर के वर्किंग है, वहाँ पे ये बहुत बड़ा इशू है। और ये प्रॉब्लम अमेरिका ने 50s में एक बहुत मतलब मेजर तरीके से फेस किया था, जब बहुत ज़्यादा चाइनीज़ इमिग्रेशन हुआ था। तब भी प्रॉब्लम यही था
कि चाइनीज लोग आए और वो बहुत कम कीमत में काम करने के लिए रेडी हो गए, और पूरा जो मैनुअल लेबर्स का जो काम होता है वो पूरी तरीके से चाइनीज कम्युनिटी को चला गया। वही प्रॉब्लम अभी देसी कम्युनिटी भी कर रहा है अमेरिका में। मतलब मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इलीगल माइग्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब टूरिस्ट सिर्फ डंकी नहीं लगाना, मतलब डंकी लगाना तो होता ही है। अपार्ट फ्रॉम इलीगल माइग्रेंट जो इंडिया से जॉब करने के लिए जाते हैं, जॉब वैकेंसी क्रिएट किया जाता है, इनका इलेक्शन पॉलिसी में था कि हमारे बच्चे जो यूएसए के हैं इनको प्रायोरिटी दे। तो ऑब्वियसली अगर उनको प्रायोरिटी तुम दो ज्यादा, तो एशियन कंट्री से जो यूएसए के सपने लेके वो जाते हैं तो उनका तो वैल्यू। आई थिंक कि इसकी वजह से इंडिया में बेटर इंजीनियर्स रहेंगे। हाँ ऑब्वियसली, बिल्कुल ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। राइट तो ये तो है ही यूएसए। और यूएसए एक तरीका से यूएसए इलेक्शन जीता, इंडिया वाले हम खुश है, बट आपके जो भी व्यूअर्स थोड़ा बहुत मनी लेके डील करते हैं, उनको पता है क्रिप्टो करेंसी उड़ने वाला है इस बार। उड़ने वाला, हाँ, क्योंकि बट एलोन मस्क सपोर्ट करता था, इसीलिए तो उड़ने वाला है, मतलब ऊपर उठेगा, उड़ने वाला है। और इलेक्शन प्रचार में भी इसने क्रिप्टो करेंसी ये किया, लॉन्च किया। और यूएस में ये बहुत नॉर्मल है। आप अगर ओपनली एक बिजनेस फोरम के तौर पे एंडोर्स करोगे किसी को, तो वो जो पॉलिसी बनाएगा वहां पे ओपनली आपको सपोर्ट देगा। तो आई मीन क्रिप्टो का भी कोई लिंक है उन्होंने? हाँ, मतलब अगर ज्यादातर टेक कंपनीज बैक किए हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो उनके पॉलिसी में उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा और बहुत ओपनली मिलेगा। मतलब वहां पे वो छुप के नहीं होता है, वहां पे लॉबिंग भी बहुत ओपन होता है। मगर आज के डेट में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस करते हैं उनका हालत खराब हो गया। उन्होंने बोला टैरिफ, डॉलर बढ़ गया और आज के डेट में काफी गिर गया रुपीस। क्योंकि डॉलर बढ़ा तो डॉलर ऑब्वियसली, तो डॉलर बहुत छलांग लगा रहा है अभी। और ये ट्रांजिशन देखना पड़ेगा कितना दिन तक चलता रहा। और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत साल पहले से ही बोल रहा है कि हमारा मेन फोकस है चाइना को कर्टेल करना। और मतलब चाइना को कर्टेल करना बहुत ही मुश्किल है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि वो आपके बिजनेस को पूरा मार देते हैं किसी भी कंट्री के। जैसे इंडिया में पहले बहुत बड़े स्टील मिल्स हुआ करते थे, फिर चाइनीज स्टील्स इतने कम कीमत में आया कि 10-12 साल में सारे स्टील मिल बंद हो गए। अब चाइनीज स्टील कितना भी प्राइस बढ़ा सकता है, कोई और आपको खरीदना ही पड़ेगा। मतलब जियो है वो। इसीलिए हर कंट्री कोशिश करता है कि जो मतलब अपने खुद का मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना चाहता है। सारे कंट्री कोशिश करता है कि चाइनीज माल पे 500%, 700% टैक्स। इनफैक्ट वो भी एक होता है ना, कुछ तो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज रहता है जिसमें सब पे सेम अप्लाई होता है। तो ट्रम्प इज लाइक कि चाइना को उससे हटाना है। हाँ, वो तो एंटी चाइना तो है ही। सो विल इट हेल्प इंडिया? अब इंडिया दो तरीका से हेल्प होंगे भी। पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली सिनेरियो इंडिया के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है ट्रम्प आने से। जो मैंने कहा बॉर्डर टेररिज्म जो कहते हैं, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएंगे क्योंकि नेबरिंग कंट्री काफ़ी शांत रहेंगे। मगर इकोनॉमिकली इम्बैलेंस होगा। हाउ? क्योंकि डॉलर और तो पैसा, तो वहां पे इंडिया और ज्यादातर छोटे कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट करना मुश्किल होगा। इस टाइप से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होगा। जो इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत आसानी होगा, क्योंकि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो है उसके खिलाफ ट्रम्प बहुत साल से बहुत एक्टिव है। तो उस हिसाब से इंडिया को थोड़ा बहुत मदद मिलेगा। चाइना के अगेंस्ट जो अपना बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उस हिसाब से थोड़ा बहुत मदद मिलेगा। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियन, तो हिंदू के लिए काफी अच्छा। राइट, मोदी के सारे फैंस खुश हो जाते हैं ट्रम्प। नहीं, और वैसे भी 2016 में मतलब ये पहली बार नहीं है कि ट्रम्प वोट के लिए हिंदूज के बारे में बात कर रहे हैं। वो 2016 में भी किए थे। 2016 में हिंदूज फॉर ट्रम्प करके पूरा मुहिम चला था वहां पे। हिंदू मुस्लिम यूएस में भी हो रहा है। वोट जहां पे है धर्म आ ही जाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ इंडिया में खालिस्तानी टेररिस्ट के खिलाफ, उसके बाद ये हमको मानना पड़ेगा एज अ कंट्री कि कांग्रेस के हाथों
खालिस्तान इशू को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया। सिर्फ मतलब इस हिसाब से बुरा नहीं है, ऑब्वियसली आपके कंट्री के अंदर से कोई अगर बॉर्डर बनाना चाहेगा तो आप लड़ोगे, लेकिन जैसे सिख्स के साथ बिहेव किया गया, हाँ, एटलीस्ट 15 साल, जैसे आपको एक उदाहरण दे सकते हैं कि कॉमनवेल्थ मतलब मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद बोलने नहीं दिया गया। नहीं वो तो है ही। वैसे भी मनमोहन सिंह एंड ज्ञानी जयाल सिंह जो प्रेसिडेंट बने थे, इनको बनाया ही इसीलिए गया था, सिख सेंटिमेंट को थोड़ा बहुत ठंडा करने के लिए। क्योंकि ऐसा हुआ है कि इंडियन आर्मी के जो सिख्स है, हाँ, वो कॉमनवेल्थ गेम्स देखने गए, इंडिया को सपोर्ट करने गए दिल्ली में स्टेडियम में, और उनको नंगा करके तलाशी किया गया। क्यों? और क्या? अच्छा, सस्पेक्ट के तौर पे, और उनमें से वार हीरोज थे। 71 में जो इंडिया का जनरल थे, जिनके सामने वो ये हुआ था, हाँ, जिनके सामने वो के नियाजी जो सरेंडर किए थे, हाँ, तो जनरल अरोड़ा, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। और 90s के शुरुआत में बहुत सारे सिख्स भाग के कनाडा, यूएस और यूके चले गए, और क्योंकि वो जो देख के गए थे ना हिंदुस्तान में, उनका मेमोरीज बहुत बुरा है हिंदुस्तान के लिए। ओके, तो वहाँ पे तो थोड़ा इशू। ओके, इन दिस लास्ट पार्ट हम थोड़ा सा बस उनके आइडियोलॉजीज पे बात करेंगे, जो पार्टी है वहाँ पे। हाँ, दो तो मैंने आपको ना एक सेंड किया, आप ये चेक करो। ओके। ये जो वोक कल्चर है, ये बेसिकली था क्या, और इसका इतना क्रिटिसिज्म क्यों होता है? देखो वो कल्चर, मतलब पहले मैं बोल लेता हूँ। हाँ, तो ये तो पहले तो शुरुआत हुआ फेमिनिज्म से, हाँ, जो 60s 70s में यूएस में मेनली आया। और यूएस में फेमिनिज्म बहुत बुरी तरीके से आया। ऐसे आया कि सिगरेट एड्स में दिखाया गया कि आप अगर लड़की भी पी सकती है, तो ऐसे करके आया। तो वो सिगरेट कंपनी तो अपना प्रमोशन कर लिया, इन्हें लगा फेमिनिज्म प्रमोट कर रहा है। तो वो फेमिनिज्म थोड़ा बढ़ा, और जेंडर आइडेंटिटी, और ये जेंडर आइडेंटिटी वाला 2010 से शुरू हुआ। हाँ, खास करके कि स्कूल्स में बता रहे हैं, स्कूल्स में प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ऐसा भी हुआ है कि पूरी तरीके से गर्ल्स स्कूल है, और वहाँ पे कोई मेल टीचर जा नहीं सकता है, और एक मेल अपने आप को फीमेल बोल के वहाँ पे घुस रहा है, और उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है कि मुझे क्यों नहीं दिया गया, मैं तो मेंटली एक वुमन हूँ। ठीक है, ट्रांस लोग जो फिजिकली मेल है, हाँ, वो वुमेन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूएसए में, आपके क्या स्पोर्ट इवेंट्स में। हाँ, अब वो तो फिजिकली, एक मेल के पास फिजिकली तो कुछ एडवांटेजेस होते हैं ना, खास करके स्पोर्ट्स में, जहाँ पे आपको बॉडी बहुत ज्यादा मूव करवानी है। तो देखिए इसको लेके ना काफी ऊपर ना, अभी जो हम ये भाई जो बात कर रहे थे, आई हैव सेंट यू वन लास्ट टाइम, चेक दिस, यू लव इट। यस, इसके लिए काफी सोशल मतलब याद है आपको? हाँ बिल्कुल। हालांकि बाद में बोला गया कि वो लड़की ही है। हाँ, वो लड़की ही थी, लेकिन फॉर द फन। LGBT बिग इशू एक टाइम पे वहाँ पे। तो ये जो वो कल्चर, इसके ऊपर काफ़ी सारे सोशल स्टिग्मा जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी साल तक सहा है। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं वर्ल्ड के फास्टेस्ट इकोनॉमिकल सिटी के बारे में या कंट्री के बारे में, जो हम सोच भी नहीं सकते। हम जिसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं या फिर उस कल्चर को लेके बात कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी मतलब अगर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव आप अगर सिगरेट के ऐड में कोई लड़की दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट बोल देंगे बंद कर दो। वहाँ पे आज से कितने साल पहले क्यों बोलेगा? नहीं, मतलब इंडिया में कोई सिगरेट का ऐड ही अलाउ नहीं है, तब ठीक है, अलाउ नहीं है। और लड़की मीन्स नहीं पिएगी, वो एक स्टिग्मा
ये मेरे Social. कॉलेज के यूनियन में है। मतलब वो लोग पहला दिन गया बात कर रहा है, मतलब समझ रहे कैसे कि वी प्रमोट एवरीथिंग, लाइक गर्ल्स अभी के टाइम पे किसी से पीछे नहीं है, कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सब चीज़ कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है, पर सिगरेट वो नहीं पी सकती। इसीलिए कभी मतलब बहुत लोग कहते हैं 1 साल यूएसए में तुम अगर रह के दिखा दो, तुम्हें पूरा दुनिया पता चले क्या है, कितने स्पीड से दुनिया तरक्की के ऊपर जा रहा है। हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ से लेके सारे चीज में काफी सारे जगह पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, वहां पे भी काफी सारे प्रॉब्लम भी है, मगर वो लोग यूनाइटेड हुआ बार बार। जो भी सोसाइटी बनाना उनका खुद का, वो लोग दे फाइट फॉर देयर ओन जस्टिस। और यहाँ पे तो रेवोल्यूशन वगैरह ये सब काफी बाद में आया, बट वहां पे जो प्रोटेस्ट कहते हैं कि वो जो फील करना, हाँ, कि मैं फीमेल हूं, मेरा बॉडी ये है, दे डिक्लेयर इट एंड दे प्रोटेस्ट इट। यहाँ पे बुद्धदेव भट्टाचार्य के लड़की को काफी साल लग गया वो बताने के लिए कि नहीं, मैं लड़की नहीं हूं, कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री है, कौन क्या सोचेंगे। 2023 शी डिक्लेयर्ड। कितना सारे पेन वो सहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिला। देखो LGBT का जो इशू है, ये पहली तो ये तो आया ब्रिटिशर्स के थ्रू है। मतलब हमको लगता है कि ब्रिटिशर्स लोग बहुत ओपन माइंडेड है, हम ही थोड़े नीचे है, ऐसा नहीं है। जो सेक्शन 377 रिपील हुआ है, वो ब्रिटिश लोगों ने हम पे डाला है। आप अगर हिंदुस्तान का भी पुराना हिस्ट्री देखे तो यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए महाभारत से भी था, ट्रांसजेंडर लोगों का बहुत प्रॉपर रोल्स है। मतलब किंग्स के महाभारत सब में है। हाँ। ये बहुत ज्यादा आया ब्रिटिशर्स से। अब ब्रिटिशर्स से वो अमेरिका में भी गया। हाँ। अमेरिका में बहुत साल तक होमोसेक्सुअल लोगों को बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत साल तक, अमेरिका में भी और यूके में भी। जैसे आपको एक आदमी का पता होगा, एलन ट्यूरिंग करके एक इंसान थे, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और उन्होंने जो जर्मन एनिग्मा कोड है ना, वो तोड़ लिया था। उनके वजह से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट बना है। हाँ, ठीक है। और जब वो बाहर आए, आपने ये टर्म क्या यूज किया? हाँ, जर्मन एनिग्मा रोल। हाँ, जर्मनी में एक सीक्रेट मैसेज भेजने का मशीन बना था, उसे एनिग्मा कहते थे। अच्छा, उसमें कोड जाता था। ऐसे ही बनता था कि आप एक एनिग्मा मशीन का जो कोड है वो दूसरे एनिग्मा मशीन से ही डिकोड कर सकते। तो जर्मन लोगों के बीच में बात हो रहा था। इन्होंने उसे क्रैक किया। एलन ट्यूरिंग ने उसे क्रैक कर लिया। आप एक फिल्म है गेम ऑफ इमिटेशन करके, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब वो बाहर आए कि आई एम होमोसेक्सुअल, तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ। एंड ही वाज फ्रॉम व्हिच कंट्री? यूके। यूएस में बहुत लोगों के साथ हुआ, बहुत सालों तक हुआ। 90s में हार्वी मिल्क करके एक इंसान आए जो बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, जो होमोसेक्सुअलिटी को लेके लड़े। बाद में क्या हुआ, ये ना एजेंडा को डेमोक्रेट लोगों ने बहुत ज़्यादा खींच दिया। मतलब LGBTQ तक बात सही थी। हाँ। उसके बाद जो होने लगा कि आपका जो प्रोनाउंस को लेके जो होने लगा, वो दरअसल क्रिश्चियन लोग जो है, कंजर्वेटिव क्रिश्चियन, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक लगा। क्योंकि आप अगर हिस्टोरिकली देखो तो ट्रम्प का जो पूरा वोट बैंक है मेन, वो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन लोगों का है। हाँ। जैसे ट्रम्प भी प्रो लाइफ है, जो एबॉर्शन एक बहुत बड़ा इशू था। हाँ, बहुत बड़ा इशू था। सपोर्ट नहीं करता है ना? नहीं, पर ये तो राइट है बंदे का। एग्जैक्टली। ये भी बहुत एक्सट्रीम हो गया है। जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि आप एबॉर्शन करा ही नहीं सकते। इवन के ऐसा हुआ है कि अमेरिका में 2-3 बार जो रेप विक्टिम है, हाँ, उनको भी एबॉर्शन नहीं करने दिया गया। पॉलिटिकल प्रेशर या फिर एज पर? नहीं, वही कंजर्वेटिव मेंटालिटी और क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। तो धर्म का हिसाब वहां पे भी है। So yeah, I mean extreme of anything is bad. Cool. And okay, to sum up, what were the like
in points answer, some reasons that Trump won like this. आई थिंक एक तो इमिग्रेशन था बहुत बड़ा, दूसरा मुझे लगता है क्रिश्चियनिटी, क्योंकि अमेरिका में पिछले कुछ सालों में एथीज़म बहुत बड़ा है, और दूसरी बात मुझे लगता है कि इमिग्रेशन एक मेजर इशू है। Okay, and you? फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ना यूएसए में, ये बिग थ्रेट, एंड इसके खिलाफ जो डेमोक्रेटिक कुछ नहीं कर रहे थे, वो बढ़ावा ही दे रहे थे। तो ये एक बिग इशू, नहीं तो अमेरिका के हिस्ट्री में आप कभी नहीं देखोगे कि पिछले साल बुरी तरीके से हारने के बाद इतना नेक्स्ट टाइम वो वापस आए। दैट बुलेट वाला आपने इमेज देखा है? और वो ये जो बोले, बहुत सही बात बोले कि जो मुस्लिम इमिग्रेशन बढ़ रहा है, हाँ, इसका प्रॉब्लम क्या है लोगों को पता नहीं है। पिछले 15 सालों में हाँ, 3 लाख से ज्यादा अमेरिका में चाइल्ड मैरिजेस हुआ है। अमेरिका में चाइल्ड राजस्थान मैरिजेस बन रहा हुआ है, है, हाँ, ठीक है। और क्यों हुआ है? अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स है। अमेरिका में जो है ना, वो फेडरल सिस्टम वो ऐसे चलता है, हमारे देश से वो थोड़ा अलग है। हाँ, वहाँ पे हर एक स्टेट के पास ही वहाँ पे autonomous है। स्टेट और जो फेडरेशन है उनके पास सिमिलर पावर्स होते हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे सेंट्रल के पावर थोड़ा पावर। वहाँ पे ऐसा बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे लीगल एज का जो लीगल मैरिज का जो एज है वो एग्जैक्टली बोला नहीं गया है, मतलब मेंशन नहीं किया गया है। Okay. और उसका फायदा उठा के बहुत सारे मुस्लिम इमिग्रेंट्स ऐसा करते हैं कि समझो वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, हाँ, और पेंसिल्वेनिया में लॉ नहीं है, तो law उधर नहीं है, जाके शादी तो करके वहाँ जाके शादी कर सकते हैं वहाँ पे। और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी है अमेरिका में जहाँ पे आप जज के सिग्नेचर के साथ या पेरेंट्स के मर्जी से शादी कर सकते हैं 18 के पहले। ओके। और ये बहुत बड़ा इशू है, मतलब यूएस में और नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में ये बहुत बड़ा इशू है। पिछले 15 तो वो साल लोग से एक बार में चाहे तो फिक्स तो कर ही सकते हैं लिख के एक लाइन। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे डेमोग्राफी शिफ्ट हो चुका है। ओके। बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी सिटीज है वो। ओके। आप वहाँ, और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो आपके खिलाफ, और क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है कि चाइल्ड मैरिज हो रहा है, उतना बड़ा इशू नहीं है, तो आप चुप हो जाते हैं। लेकिन जो साधारण लोग हैं अमेरिका के, उनके लिए ये बहुत बड़ा इशू है। आप अगर पूरा डेमोग्राफी देखोगे, इट्स फास्टली चेंजिंग राइट नाउ, और स्पेशली कंट्री लाइक यूएसए, इवन ऑस्ट्रेलिया भी इससे मतलब बाहर नहीं है मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने के। इसमें दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट इट। एंड यूएसए में जिस तरीका से ये चीज़ हो रहा है, ऑब्वियसली वोट, हिंदू वोट ट्रम्प को गया फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जूइश वोट ट्रम्प को गया। इसीलिए जो भी पॉपुलेशन इंडियन अमेरिकन जो ट्रम्प को वोट किया, कमला हैरिस को नहीं। सेकेंडली बाइडेन जिस तरीका से पूरा कंट्रोल कर रहे थे पूरे चीज को, और ऊपर से जितने भी अटैक हो रहा है, पूरा विश्व में एक युद्ध का परिस्थिति है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो ये भी इकोनॉमिकली कंसर्न हो रहे थे लोग, क्योंकि यूएसए के, अब एक सीधा सा हिसाब बता रहा हूं, यूएसए के सोल्जर अगर अफगानिस्तान में पहरा देने जाए, और उनके हस्बैंड मतलब उनके वाइफ, उनके बच्चे वहां पे ही है सालों साल तक, ऐसे ही तो वो कंट्रोल कर रहा है। हाँ, और ये तो अभी का नहीं है, तो मतलब नहीं, ये तो बहुत पुराना है। और अभी दिन ब दिन ये चीज बढ़ते जा रहा है, बिकॉज रिसेंट न्यूज इज बांग्लादेश जो बाइडेन के टाइम पे, जो जैसे शेख हसीना जिस टाइम पे आए, बांग्लादेश फुल्ली कंट्रोल्ड बाय यूएसए। ओके। बांग्लादेश में यूएसए का आर्मी दिखाई दिया, कुछ मीडिया पब्लिश किया, कुछ रुक गए। तो ये सारे चीज और एक तरीके से, ये आर्मी वेटरन्स भी एक बहुत बड़ा इशू है यूएसए में, क्योंकि यूएसए में ज़्यादातर आर्मीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होते हैं। और ऐसा बहुत सारे जगह पे होता है कि मतलब यूएसए का 1.5 लाख से ज़्यादा आर्मी हमेशा बाहर पोस्टेड रहता है, देश के बाहर। और उनके साथ क्या होता है, जैसे
एक कल्चरल भी डिफरेंस है ना, कि हिंदुस्तान में क्या है कि आप अगर आर्मी हो, और अब ज़्यादातर होता है कि आपका जो वाइफ होता है वो हाउस वाइफ होता है, ठीक है। यूएसए में नहीं है ऐसा। आप अगर 7 साल बाहर हो और आपका वाइफ नौकरी कर रहा है, उनको बाहर किसी के साथ प्रेम हो सकता है, और बहुत सारे रिलेशंस खराब हुए हैं, डिवोर्स बहुत बड़ी है, और बहुत सारे वेटरन्स सड़क पे रहते हैं। मतलब वेटरन्स के लिए जाने की जगह नहीं है, लौटने के बाद उनके पास फैमिली नहीं है, तो ये बहुत बड़ा तो इशू मतलब अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ से एक पॉइंट आ सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, क्योंकि वो जब उस टाइम पे थे, मतलब 2017 टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप छोटे छोटे बिजनेस को उसने प्रमोट किया। ये तो मतलब आर्टिकल वाइज ही है। मगर वही चीज लोग चाह रहे थे कि भाई वही एक ही बात है हर जगह दुनिया में, रोटी कपड़ा मकान जो देंगे हम उसे वोट देंगे, सीधी सी बात ये है। ओके, सो हमारा एक अच्छा खासा लंबा लेंथ का टॉक हो चुका है, ठीक है, और हम इसे लंबा नहीं करते क्योंकि मुझे ये जल्दी एडिट करना है। बिल्कुल मैं सेल्फिश हूँ। आप अभी यूएस में नहीं हो, अभी आपको उतना भी आज़ादी नहीं है बोलने की। मैं माइक का तार निकाल रहा हूँ यहाँ से। So thank you guys for watching this episode and keep supporting. और हम लोग शायद ये पॉलिटिकल टॉक्स का कुछ और सीरीज विल ट्राई टू पुल लाइक ब्रिंग इट वीकली. So thank you for watching and thank you for being guests. Thank you and subscribe to podcast. सब्सक्राइब टू पॉडकास्ट। हाँ, ये इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट। अभी रुको, मैं माइक का वायर कनेक्ट कर रहा हूँ.